Assalamu alaikum Huma, it's very good to be back here. और आई थिंक जस्ट अ क्विक रिकैप जो हमने लास्ट अपने कुछ सेगमेंट्स किए हैं और आज आप हमें बताएंगी कस्टडी के बारे में, जो एक नेक्स्ट टॉपिक है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। क्योंकि हम मेंटेनेंस डिस्कस कर चुके हैं, हम निकाह नामा को डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें गाइडेंस चाहिए होती है काफ़ी लोगों को। तो जस्ट टू स्टार्ट अस ऑफ, तो आप थोड़ा सा हमें गाइड करें कि जो कस्टडी है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, उसका क्या लीगल फ्रेमवर्क है, उसमें क्या कोर्ट्स देखते हैं, उसमें कौन से राइट्स इन्वॉल्व हैं पेरेंट्स के, बच्चों के। तो जस्ट स्टार्ट अस ऑफ हियर। जी फातिमा, कस्टडी जो है ना, सबसे मैं कहती हूँ क्रूशल पार्ट है ये पूरी हमारी फैमिली लॉ का, सबसे क्रूशल पार्ट। उसमें दो चीज़ें आती हैं, विच इज़ लाइक गार्डियन एक्ट आता है उसमें, और उसमें आपकी मेंटेनेंस आती है, उसमें आपके राइट्स आते हैं बच्चों को मिलने के, दोनों पेरेंट्स के, एक के रखने के, एक के मिलने के, एक के हिजानत के, एक के उसकी विजिटेशन के, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो उसकी मेंटेनेंस के। अब सबसे ज़्यादा झगड़ा ही कस्टडी पे होता है। इतना झगड़ा ना डिवोर्स पे होता है, ना औरत की मेंटेनेंस पे होता है, ना शादी पे ये झगड़ा होता है या कोई किस्म की बात होती है, कस्टडी पे ज़्यादा झगड़ा होता है। उसमें जो राइट्स हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, लॉ अज्यूम्स द नेचुरल कस्टडी, यानी कि एक जो नेचुरल कस्टडी है वो माँ के पास है। अगर बाप को कस्टडी चाहिए तो वो जाके केस फाइल करता है कि मुझे कस्टडी दी जाए, और तब उसको कोई विजिटेशन राइट्स उसके शुरू होते हैं, और फिर केस चलता है जिसके अंदर वो बाकायदा एविडेंस होता है, बाकायदा सारे गवाहान आते हैं कि वो कस्टडी क्यों मांग रहा है और उसको क्यों दी जाए। कस्टडी का एक सोल क्राइटेरिया देने को, चाहे वो माँ को दी जाए या बाप को दी जाए, वो है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे की भलाई जिसमें है। बच्चे की भलाई अगर माँ के साथ रहने में है तो माँ के साथ, अगर बाप के साथ रहने में है तो बाप के साथ। लेकिन उसके साथ साथ मैं कहती चलूँ, इन द लास्ट 20+ ईयर्स, लास्ट 30 सालों में जो कोर्ट्स ने केसेस डिसाइड किए हैं वो लार्जली माँ के हक में, यानी कि कस्टडी हर सूरत ही, अलबत्ता कि अगर ऐसी सूरत हाल हो जिसमें कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस को माँ को नहीं दी जा सकती, और अगर माँ को कस्टडी चाहिए तो उसी को मिलेगी, स्पेशली जहाँ पे बच्चे छोटे हैं, यानी कि वो अंडर 5, अंडर 7 है, वो तो बिल्कुल आउट ऑफ क्वेश्चन है कि बाप को कंसिडर भी की जाए, बिकॉज कंसिडर्ड कि वो उसके बहुत ही छोटे बच्चे हैं, उनको माँ की ज़रूरत है अगर माँ को कस्टडी चाहिए। और वहाँ पे जहाँ पे बच्चों को डिवाइड करने का है, अगर बच्चे डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइड कभी नहीं करेगी कोर्ट, सारे बच्चे एक ही जगह पे होंगे, माँ के होंगे या बाप के होंगे। अब माँ के जो राइट्स हैं कस्टडी में वो ज़्यादा हैं बाप से, क्योंकि माँ ने निगहदाश्त करनी है, माँ ने बड़ा करना है, माँ ने उनको पालना पोसना है जब छोटे होते हैं बच्चे। तो इसीलिए कोर्ट्स का जो वो रहा है रुझान, वो यही है कि माँ को दी जाए, और बाप का काम है मेंटेनेंस प्रोवाइड करना एज अ गार्डियन, तो वो मेंटेनेंस की अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और बाकायदा विजिटेशन दी जाए। अब विजिटेशन के 2 तरीके होते हैं कि या तो जहाँ पे बाप का वो डर होता है कि ये बच्चे लेके भाग ना जाए तो कोर्ट्स में दी जाती है, वरना अगर जहाँ पे ये डर ना हो तो वहाँ पे उनको ईद लेके जाना, बर्थडेज ट्वाइस मंथ उनको अपने दादकों के घर ले जाना या अपने घर ले जाना, और इवन ओवरनाइट स्टे की भी दी जाती है। फिर विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, ये सब डिवाइड किए जाते हैं, और बाकायदा एक चार्ट बनाया जाता है जिसके ऊपर अमल दरामद होता है। तो कुछ इस तरह ये इसको हम लेके चलते हैं, और वेलफेयर में सबसे ज़्यादा आता है कि कौन बच्चे की परवरिश कर सकता है, यानी कि कौन ज़्यादा पैसे दे सकता है। माँ ज़ाहिर है अगर वो परवरिश कर रही है, उसकी कोई इतनी जॉब या ना हो, इट डजेंट मैटर, बिकॉज ये काम बाप का है देने का। तो अगर वो परवरिश अच्छी कर रही है, वो जज देखता है उसको परवरिश चाहिए, बच्चों को इकट्ठा रहना है, बच्चों को एक टाइम तक अपनी माँ की ज़रूरत होती है, वो बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद भी वो माँ के साथ ही अगर खुश हैं तो माँ के साथ ही रहेंगे। यानी कि जज 9-10 साल के बच्चे से आराम से पूछ सकता है कि आपको कहाँ रहना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एलिमेंट, कि आपको माँ के पास रहना है या बाप के पास रहना है। 12 साल की उम्र में भी पूछते हैं, और इस तरह 18 साल की उम्र तक ये कस्टडी डिसाइड होती है।
18 साल के बाद तो कस्टडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता, क्योंकि वो या इंडिपेंडेंट एडल्ट्स होते हैं। या आई थिंक हुमा यू टच्ड ऑन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मिसकंसेप्शन ये होता है कस्टडी ऑफ द मदर के हवाले से कि क्या कोर्ट्स इस चीज़ को देखेंगे कि अगर जो माँ है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है या उसके पास अगर इतनी रिसोर्सेज नहीं है टू ब्रिंग अप द चाइल्ड, हाउ इज़ दैट रेलिवेंट और नॉट रेलिवेंट। तो जैसे आपने क्लैरिफाई किया, सुप्रीम कोर्ट की इसमें काफ़ी जजमेंट्स हैं कि मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द फादर, तो आप कभी भी ये आर्ग्यूमेंट कोर्ट में नहीं ला सकते कि माँ जो है उसके पास पैसे नहीं है या उनके पास नहीं है। अब आप थोड़ा सा ये भी गाइड कीजिए कि ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं कोर्ट्स में कभी कभी जहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट्स आती हैं कि माँ वर्किंग वुमन है, वो जॉब पे जाती हैं, तो क्या इसका कोई कस्टडी की उनके राइट से ताल्लुक है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बल्कि वो अगर वर्किंग वुमन है तो कोर्ट उसको फैसिलिटेट करता है। ऐसी जजमेंट्स हैं कि कोर्ट ने कहा है कि अगर वो वर्किंग वुमन है और बच्चों के पास उसकी कस्टडी है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसी शहर में रहे जहाँ पे बाप रह रहा है बच्चों का। वो अपनी उसके लिए, अपनी इनकम के लिए और अपनी करियर के लिए किसी और शहर भी शिफ्ट हो सकती है, किसी और मुल्क भी जा सकती है। मेरे पास जजमेंट्स हैं कराची हाई कोर्ट की, लाहौर हाई कोर्ट की, कि जिसमें उन्होंने कहा आप दुबई जाना चाहती हैं, आप डॉक्टर हैं, आप जाएं और बच्चों को लेके जाएं, हम इजाज़त देते हैं आपको। Yeah, the courts need to give that permission. Courts have been very mature about it कि जहाँ पे वो अपना वो करियर तो नहीं रोक सकती ना, लेकिन उसको वो इजाज़त देता है कि आप करियर भी कंटिन्यू करें और आप बच्चों की कस्टडी भी रखें। इट्स नॉट अ रीज़न टू रिमूव कि आप बच्चों को माँ से ले लेंगे, नहीं। बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिफाई करना, जैसे आपने किया। हाँ फातिमा, क्योंकि जब आप मैरिड भी होते हैं तो औरतें काम भी कर रही होती हैं, बच्चों को भी देख रही होती हैं, घर भी चला रही होती हैं। सो ये एक्सक्यूज लेना तो मेरे ख्याल में जेब ही नहीं देता बिल्कुल एब्सोल्युटली को कि उस वक्त क्या था। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है जस्टिस मंसूर अली शाह ने, उसने कहा है कि वर्किंग the fact that the mother works, it shows her greater ability, you know, and commitment to bring her child. मतलब कि उसमें ज़्यादा सलाहियत है। Absolutely, और ज़्यादा commitment है to provide a dignified life to the child. So that was very important. अब एक और चीज़ आप क्लैरिफाई करें जो काफ़ी मिसकंसेप्शन लोगों के जहन में रहता है कि बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, आपको पता है आपके एक्सपीरियंस की वजह से, कि कस्टडी की एप्लीकेशंस फाइल अक्सर होती हैं डिवोर्स के टाइम पे। सो जब डिवोर्स हो गई है तो उसके बाद ये एक डिस्प्यूट अराइज होती है। सो वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट मेनी पीपल हैव इज कि व्हेन अ वुमन आफ्टर डिवोर्स अगर उनकी दोबारा शादी हो जाए, अगर माँ की दोबारा शादी हो जाए, तो क्या इससे कस्टडी पे, उनके कस्टडी के राइट पे कोई असर पड़ता है? क्या फादर्स ये कह सकते हैं कि ये क्योंकि अब माँ की दूसरी शादी हो गई है तो ऑटोमेटिकली कस्टडी हमारे पास आ जाए? अच्छा, ये ऑटोमेटिक नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस के तहत फादर का राइट होता है टू फाइल अ पिटिशन, एन एप्लीकेशन, कि चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो गए हैं, अब तो इसकी ज़िंदगी में कोई और आ गया है, तो अब हमें कोर्ट को देखना है कि वेलफेयर कहाँ है बच्चों का। फिर वही आ जाता है एलिमेंट ऑफ वेलफेयर। अगर कोर्ट को लगता है कि माँ जो है, ये रीसेंट जजमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने अलाउ किया है कि बच्चे जो हैं माँ के साथ खुश हैं और जिस बंदे से उसने शादी की है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बल्कि वो एक को पेरेंट करने को तैयार है, तो उस केस में उन्होंने बच्चों कस्टडी माँ को ही दी है। और ये चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस होते हैं, इनको कहते हैं हम, जिसमें वो कर सकता है। ये कोर्ट को देखना है। लेकिन ऑब्वियसली देयर आर केसेस ऑल्सो कि जहाँ पे अगर औरत ने दूसरी शादी कर ली है और उसने ऑब्जेक्ट किया है, तो कोर्ट ने ये लिया है व्यू कि इन सर्कमस्टांसेस में उनको कोर्ट को ऐसे लगता है कि वो नहीं देना चाहते, अब ये जो हैं ये कस्टडी उधर चली जाए, अपने बाप के पास चली जाए। और ज़्यादातर हमने देखा है कि वो केसेस होते हैं जहाँ बेटियाँ हों, उनमें उसमें कुछ जजेस का होता है रिजर्वेशन, कि जहाँ बेटियाँ हैं और वो उस स्टेज में आ गई हैं विच इज़ कॉल्ड यू नो, एंड द फादर इज़ क्लेमिंग देम एंड दे आर इन प्यूबर्टी एंड ऑल दैट, सो उसमें वो थोड़ा कोर्ट को सेंसिटिविटी होती है कि वो उधर चले जाए। बट ये एक डेवलपिंग जूरिस्प्रूडेंस है। पहले तो बिल्कुल इट वाज अ नो, औरतें शादी ही नहीं करती थीं कि जब तक हमारे बच्चे बड़े नहीं हो जाते, ख़ुद कोर्ट में आके नहीं कहते कि हम शादी नहीं करेंगे, कि हमें किसके पास रहना है।
और उसमें एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर औरत दूसरी शादी कर रही है या कर चुकी है और ये चेंज ऑफ सर्कमस्टांस, तो बच्चों से भी पूछा जाता है कि वे जी आप कहाँ रहेंगे। या तो अगर बच्चे डिपेंड्स कि कितने बड़े हैं, या तो ये चीज़ें कोई सेट रूल नहीं है, लेकिन जो वो पहले था ना कि अगर शादी कर ली तो यू लूज़ कस्टडी, वो अब कम से कम वो जो चीज़ है वो खौफ निकाल दिया गया है। बिल्कुल, बिकॉज देयर हैज़ बीन ऑल्सो Yes. 2022 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जस्टिस आयशा मलिक की, जो कहती है कि ये स्टैंड अलोन रीज़न नहीं हो सकता। बहुत सी रीजंस की वजह से कस्टडी की डिसीजन को विजिट कर सकते हैं कोर्ट्स, बेशक माँ के पास हो या फादर के पास हो, लेकिन ये रीज़न आप स्टैंड अलोन नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि सिर्फ अगर दूसरी शादी हुई है तो इसकी बुनियाद पे कस्टडी माँ से ले ली जाए। तो ये 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया है, जैसे आपने पहले जिक्र किया। हाँ, कि एक चीज़ नहीं होती, एक चीज़ नहीं होती, लेकिन नहीं, आप ये चेंज ऑफ सर्कमस्टांस है बिल्कुल, सेकेंड लेकिन मैरिज, एंड देन चाहे बाप की भी हो, सपोज बाप के पास भी हो, तो बाप की भी चेंज ऑफ सर्कमस्टांस के लिए सपोज विजिटेशन था, अब चेंज ऑफ सर्कमस्टांस हो गया, कोई और आ गया, शी कैन ऑल्सो आस्क फॉर अ न्यू विजिटेशन स्केड्यूल। नो एब्सोल्युटली। सो वो चेंज ऑफ सर्कमस्टांस तो आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक सोल रीजन नहीं होगी, यानी कि ऑटोमेटिक होता था ना पहले, आप कहते हैं कि ऑटोमेटिक राइट है, ऑटोमेटिक नहीं है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी खवातीन, जैसे आपने कहा कि दे वर क्वाइट कंसर्न्ड कि अगर आप दूसरी शादी करेंगे जो उनका कानूनी हक है, इस्लामी हक है तलाक के बाद, तो क्या कस्टडी उनके बच्चों की छिन जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई किया कि ये नहीं होगा। लेकिन इसमें आप थोड़ा सा ये भी, आई थिंक थोड़ा सा करेक्शन कर दें कि नहीं होगा नहीं, it will be subject to the circumstances of the case. I mean in the sense कि it cannot be used as the only reason to disqualify the it wouldn't be used as disqualify reason, but उसके जो होते हैं, I will be very honest with you, कि उसमें जो वो circumstances लाएगा वो देखने पड़ेंगे। अगर वो कह रहा है कि मेरी बच्चियाँ प्यूबर्टी में हैं और मैं नहीं चाहता वो किसी नामहरम के साथ रहें, that is a very वैलिड ग्राउंड। मेरे ख्याल से वो तो जैसे आपने क्लैरिफाई किया ना कि एट द एंड ऑफ द डे कस्टडी की डिटर्मिनेशंस माँ या बाप की विशेष से नहीं होती। कोर्ट लुक्स एट कि वेलफेयर ऑफ द माइनर क्या है, तो उस हिसाब से तो वो सारे सर्कमस्टांसेस को देखेंगे। लेकिन आई थिंक द इम्पोर्टेंट पॉइंट इस जजमेंट का सिर्फ ये था कि ऑटोमेटिक नहीं है, कि एक आइडिया है कि ये ऑटोमेटिक उनसे छिन जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोबारा से ये देखा जाएगा कि वेलफेयर कहीं चाइल्ड का तो इम्पैक्ट नहीं हो रहा, जैसे आपने जिक्र किया, और कोर्ट्स फिर उसको देखते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ रियली हेल्पफुल टू नो। इसके अलावा आप ये थोड़ा सा गाइड कीजिए कि फॉर एग्जांपल व्हाट अदर बहुत सी जजमेंट्स इसमें आती हैं, बहुत से केसेस आपके सामने आते होंगे। What are some of the challenges or tricky situations that emerge in custody cases, जिसके बारे में हमारे ऑडियंस में पेरेंट्स को पता होना चाहिए, या बाकी भी जो दीगर लोग हैं उनको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी सिचुएशंस हैं जिसमें पेरेंट्स आर नॉट ऑलवेज देयर, नॉट अलाइव। सो जस्ट फ्रॉम योर एक्सपीरियंस क्या कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक तो पहली बात बताऊं कि जब ये कस्टडी की बैटल आती है तो एक फाइट ऑफ ईगोज़ हो रही होती है, जिसमें बच्चे बहुत सफ़र कर रहे होते हैं। एक तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी इस शो पे कि पेरेंट्स को अपनी ईगो ज़रा सेट असाइड कर देना चाहिए, स्पेशली मेन, कि उसमें बच्चे जो हैं ना वो बहुत, और औरतों को भी उनको एज वेपन नहीं यूज़ करना चाहिए अगेंस्ट द मैन फॉर वट एवर रिलेशनशिप ब्रेक डाउन उनका हुआ है। तो उसमें मैंने ये बहुत देखा है कोर्ट्स में, तो उसमें बेसिकली ये करना चाहिए कि दोनों को अगर हो रही है तो बच्चों को सफ़र ना करवाएं, मर्द को भी आराम से मेंटेनेंस देनी चाहिए, टाइमली देनी चाहिए और अपनी हैसियत के मुताबिक देनी चाहिए, और औरतों को भी उनको अपने बच्चों से मिलने देना चाहिए ताकि उनका कोई बॉन्ड बना रहे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बाप का भी बॉन्ड होना, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट ताकि वो फील करे कि आई एम ओब्लाइज्ड टू प्रोवाइड फॉर माई चिल्ड्रन। ये बड़ा एक तो इम्पॉर्टेंट, मैंने ये देखा है कोर्ट्स में, मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन यही रही है इन द माई करियर ऑफ 15 years इन जस्ट फैमिली लॉ स्पेसिफिकली। The second thing that I see is जो regular issues होते हैं कि बच्चे को visitation करानी है तो वो हम कोर्ट में कराएंगे क्योंकि ये इस पे प्रेशर डलेगा, अगर ये घर ले गया तो ये कर लेगा, वो भी एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं है बच्चे के लिए। आप कोशिश करें कि अगर
ख़तरा नहीं है कि वो लेके भाग जाएंगे ये वो, तो आप विजिटेशन कोर्ट के बाहर किसी अच्छी इन्वायरमेंट में कराएं, अपने घर पे करा लें विद दी बेलिफ स्टैंडिंग। कोर्ट का ऑफिसर रह सकता है तो आपको प्रोटेक्शन भी होती है अगर आपको डर है कि भाग लेके जाएगा, लेकिन उसको कोशिश करें किसी हेल्दी होम इन्वायरमेंट और इन अ पार्क और इन सम प्लेस ये कराएं। और जो तीसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कि हमारे यहाँ जो झगड़े होते हैं वो ये शुरू होते हैं इस बात पे कि बच्चों का स्कूल के ऊपर झगड़ा होता है इनका ड्यूरिंग कस्टडी, कि ये स्कूल में डाल रही है वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे जो ये पैसे मांग रही है वो इतने नहीं बनते, ये सारे प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ये प्रूव कर सकें कि यही ख़र्चा है बच्चे का, और एविडेंस में भी ये चीज़ प्रूव कर सकें, बिकॉज खर्चा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कस्टडी। हाँ, जिसके पास कस्टडी है उसी को खर्चा मिलेगा, औरत को मिलेगा और वो मिलना चाहिए, और आप इंश्योर करें कि आप उसको ठीक तरह प्रूव करें और आगे के लिए भी वो 10% या जितना भी इंक्रीज़ है वो मिलता रहे। उसके अलावा आप ये इंश्योर करें कि कस्टडी की जब आप ये कर रहे हैं तो उसमें आप अपना वेलफेयर जो है ना शो करें। जैसे एक औरत को शो करना है कि बच्चों का वेलफेयर जो है मेरे पास टू द एंड टिल 18 है। ज़ाहिर एक औरत है अगर उसने बच्चे हमेशा अपने पास रखे हैं, अब आप 10 साल के बाद बोलो जो अब आपके पास रह लो, तो उसके लिए तो मुश्किल है ना बच्चे के लिए, ऐसे तो नहीं हो सकता। इफ़ शी इज़ प्रोवाइडिंग अ नर्चरिंग एनवायरनमेंट, वो बाप को भी मिल रहे हैं, ये तो नहीं कर सकती कोर्ट के कस्टडी दे दे 10 साल के बाद बाप को, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं, प्यूबर्टी में चले गए हैं। वो रहे तो माँ के साथ हैं, तो माँ के साथ यूज टू हैं, माँ ने उनकी तरबियत की है, ठीक है, बाप इज़ द गार्डियन, यू कांट ऑल्सो डिस्काउंट दैट फैक्ट, लेकिन आप उसको उसकी हद तक इन्वॉल्व रखें, लेकिन आप ये बच्चों को इकट्ठा रखने का सोचें कि आपने एक बच्चा तो नहीं होगा, 2 या 3 बच्चे हैं जहाँ पे, वहाँ पे उनको इकट्ठा रखने का सोचें। तो ये मैं आपको बता रही हूँ जो प्रैक्टिकल इश्यूज होते हैं, और उसमें हम एडवाइस एक करते हैं। अब यकीन जाने ये लोग सब कोर्ट बैटल्स करते हैं, साल चलती हैं, कभी मिलती है, फिर वो मुलाकातों पे झगड़े, मिलने नहीं देते, पैसे नहीं देते, और एंड में फिर आफ्टर ऑल दीज ईयर्स सब आके एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। दिस इज़ रियली फ़नी कि इतना लड़ने की आपको ज़रूरत क्या थी अगर एक चीज़ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके, यानी कि एक आप लोग कोर्ट में ही वो सेटलमेंट कर लें जिसमें आप कस्टडी के ऊपर डिसाइड कर लें कि भाई आपके ये दिन होंगे, ये खर्चा आप देंगे। वो कॉन्सेप्ट जो है अब आ रहा है, क्योंकि अब लोगों ने शेयर्ड पेरेंटिंग, को कस्टडी की ऑलरेडी एक बाबर सत्तार की जजमेंट आ चुकी है ऑन को पेरेंटिंग, यही शेयर्ड कस्टडी बोलते हैं, या इट्स नॉट शेयर्ड रियली, इट्स कॉल्ड को पेरेंटिंग, एंड को पेरेंटिंग विच इज़ वेल रेगुलेटेड। लेकिन वो प्रॉब्लम ये हो रही है कि उस तक लाने के लिए पार्टीज़ को जो झगड़ा है वो तो 2-3 साल कोर्ट में चला, आपने डैमेज तो कर लिया ना अपने बच्चों को। तो उसके लिए मुझे ये ADR का सिस्टम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मीडिएशन में आप लोग जाएं, आप लोग एक कोर्ट के थ्रू मीडिएशन में चले जाएं, आप एक मीडिएटर बीच में सालसी बिठाएं और आप ये चीज़ें करें, रादर देन के बच्चों को आप घसीट के कोर्ट में ला रहे हैं। आप कभी कोर्ट्स आएँ, वहाँ पे इतने बच्चे आ रहे होते हैं और वो कोर्ट में जी मुलाकात करानी है। भाई क्यों करानी है आपने कोर्ट में मुलाकात? कहाँ लेके भागना है उसने? हर कोई तो बाहर के मुल्क लेके नहीं भाग सकता ना, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इसमें बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस भी होती हैं जिस पे शायद हम एक सेपरेट प्रोग्राम, जैसे हमने इंटरनेशनल चाइल्ड अबडक्शन की बात की, बिल्कुल, वो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में वो डिस्कस करेंगे। बट फॉर नाउ आई थिंक हुमा, थैंक यू फॉर शेयरिंग हमारे ऑडियंस के साथ कि ये जो एक आम सिचुएशंस होती हैं कि डिवोर्स के बाद बच्चों की कस्टडी का फैसला करना है, तो इसका क्या प्रोसेस है और इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो आपने सिंपली जहन में रखनी है। जी, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल, एंड थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच फातिमा।